बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन अन्नदाता हैं और हमारे देश के भाग्य विधाता भी हैं। तो खेती किसानी से बहुत सारी समस्याएं होती हैं उनको, जिसे दूर करना, जिसका निदान करना बेहद ज़रूरी है। तो हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए किसान भाई बहनों की मदद करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर भी हो सके और आसान भी हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 80% सब्सिडी पाकर मधुमक्खी पालन व्यवसाय कर सकते हैं बेरोजगार। इस समय आम के मंजरों की देखभाल है जरूरी। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। राज्य के बेरोजगार नागरिक मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मीठी क्रांति योजना का सहयोग ले सकते हैं। मधुमक्खी पालन के आवश्यक उत्पादनों के लिए जैसे मधु निकासी यंत्र, मधुमक्खी बक्सा, फ्रेम सहित इत्यादि के लिए इस योजना द्वारा लागत का 80% राशि अनुदान देते हैं। शेष 20% राशि लाभुकों को लाभ होता है। इच्छुक किसान या बेरोजगार युवा इस योजना से लाभ ले सकते हैं। मीठी क्रांति योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए उसमें लगने वाले उत्पादनों जैसे मधुमक्खी बक्सा, मधुमक्खी कॉलोनी एवं मधु निकासी यंत्र इत्यादि की खरीद एवं स्थापना के लिए राज्य के कृषक, बेरोजगार युवा एवं योग्य किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बागवानी से जुड़े कृषक अब आम की फसल के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आम के पेड़ों पर मंजर आने लगे हैं। यही मंजर आगे आम की फसल के रूप में हमें प्राप्त होंगे, इसलिए इन मंजरों को देखभाल बहुत ज़रूरी है। मंजर आते ही उसमें कीट एवं रोग की समस्याएं आती है, जैसे मंजर का झड़ना, महुआ कीटों का लगना इत्यादि। इन समस्याओं की वजह से आम का उत्पादन बेहतर नहीं हो पाता। मंजर की रक्षा के लिए मेटासिस्टोकॉन या डाइमेथाइड नामक दवा 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर वृक्ष पर छिड़काव करना चाहिए। पूसा, शीतल, सकली, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। पूसा, शीतल, सकली, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद वर्तमान समय में लगाने के योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि के प्राप्त होता है। सिंचाई, निकाय और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। दुधारू पशुओं के थन में एक प्रकार का रोग लगता है जिसे थनैला रोग कहा जाता है। थनैला रोग में थन में सूजन होता है, दूध निकलने का रास्ता पतला होना, दूध फटा हुआ आना इत्यादि इस बीमारी के लक्षण हैं। थनैला रोग के लग जाने की स्थिति में पशु की मौत तो नहीं होती, लेकिन वह अनुपयोगी हो जाता है। इससे पशुपालकों को बहुत नुकसान होता है। साफ सफाई इत्यादि कुछ बातों का ख्याल रखकर थनैला रोग से बचा जा सकता है। जैसे दूध दुहने से पहले हाथों को और थन को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। पशु आवास को साफ रखें, मक्खियाँ और दूसरे कीटों का प्रकोप ना हो, थन में चोट या घाव ना हो पाए। छोटे खेत, बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चलित मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्राली नुमा दिखने वाला ये उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत की जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना से बचाव से सभी नियमों का पालन करते हुए अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा कृषि समाचार में तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो खेती किसानी के साथ साथ बागवानी भी करते हैं। तो आप भिन्न भिन्न देशों में अमरूद की खेती बहुत बड़े पैमाने में की जाती है, तो आप सघन अमरूद की खेती करके अच्छा खासा लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि सघन अमरूद की खेती कैसे करें। अमरूद बहुतायत में पाया जाने वाला एक फल है। अमरूद बिना किसी अधिक संसाधनों के भी हर वर्ष अधिक उत्पादन देता है, जिससे पर्याप्त आर्थिक लाभ मिलता है। इन्हीं सब कारणों से किसान अमरूद की व्यावसायिक बागवानी करने लगे हैं। जानकार कहते हैं कि इसकी बागवानी अधिक तापमान, गर्म हवा, वर्षा, लवणीय या कमज़ोर मृदा, कम जल या जल भराव की दशा में अधिक प्रभावित नहीं होती है। आज हम आए हुए हैं ICAR पलांडू में। आज हम यहाँ जानेंगे सघन अमरूद की खेती के बारे में, जिसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं
डॉक्टर महेश कुमार धाकड़ जी। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका एक बार स्वागत है। नमस्कार। अमरूद से अगर मुनाफा लेना है तो हमें एक नई तकनीक की ओर ज़रूर जाना होगा। उसी में एक क्रम में है हमारा नई तकनीक है सघन अमरूद की खेती। इसमें हम अमरूद को जो परंपरागत तरीके से अमरूद को लगाते हैं तो वो हमारा 5 मीटर बाय 5 मीटर की दूरी पे लगता है, जिसमें हम लगभग 400 पौधे प्रति हेक्टेयर हमारे आते हैं। वहीं हम सघन अमरूद की खेती की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे मॉडल्स हैं, जिसमें अब आप 2.5 बाई 2.5 मीटर पे भी लगा सकते हैं, जहाँ 1 हेक्टेयर के अंदर 1600 पौधे आते हैं। और अधिक उच्च घनत्व में जाना है तो ये आपका 2 बाई 1 मीटर पे भी लग सकता है, जहाँ पे आप प्रति हेक्टेयर 5000 पौधे भी लगा सकते हैं। तो कुल मिला के सघन बागवानी में आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब जो पौधे हैं, अमरूद के पौधे हैं, उसकी संख्या ज़्यादा लगती है प्रति क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रकार के मॉडल्स को लगाने से अमरूद के हमारी जो उत्पादन है वो लगभग आपका 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है, और जिसके कारण से जो आय है उसमें वृद्धि होती है। अगर हम हमारे जो नॉर्मल अमरूद की खेती की बात करेंगे, जहाँ पे 400 पौधे प्रति हेक्टेयर आ रहे हैं, वहाँ पे उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा कम से कम 10 से 12 या अधिक से अधिक 15 टन प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन हो पाता है। वहीं हम अगर सघन अमरूद की बागवानी की बात करेंगे तो वहाँ उत्पादन आपका 20 टन, 25 टन से 30 टन तक भी जा सकता है। आप उसको कैसे देखरेख करते हैं। तो सघन बागवानी अपने आप में बहुत ही अच्छी तकनीक है, जिसके द्वारा किसान अपने अमरूद का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और अपनी इनकम को भी बढ़ा सकता है। लाभदायक फसल प्राप्त करने के लिए समुचित संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक होता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आप अमरूद की सघन बागवानी करना चाहते हैं तो खेती के लिए पहली जुताई गहराई से करनी चाहिए। इसके साथ साथ 2 जुताई देसी हल या अन्य स्रोत से करके खेत को समतल और खरपतवार मुक्त कर लेना चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि जो बहुत ही कम समय में भी अमरूद फल देना शुरू कर देता है। इसीलिए अमरूद की सघन बागवानी काफ़ी प्रचलित हुई है कि अमरूद इस प्रकार का पेड़ है जो कटाई छटाई को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। जितना आप कटाई छटाई करेंगे उतना ही उसमें फूल और फल आता है। हम देखते हैं कि झारखंड में सालों भर अमरूद लगता रहता है, तो आप जब भी कटाई छटाई करेंगे उसके लगभग 180 से 200 दिन के अंदर फिर से उसमें फल आ जाता है। तो कम पानी में भी ये फसल हो जाती है। इसी कारण से अमरूद की फसल यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित हो रही है। वैसे तो आज भी बहुत से स्थानों में अमरूद का प्रसारण बीज द्वारा होता है, परंतु इससे वृक्षों में भिन्नता आ जाती है, इसलिए उन्नत किस्मों का ही चयन करना चाहिए। सघन बागवानी के लिए 3 मीटर लाइन से लाइन और 1.5 मीटर पौधे से पौधे की दूरी, कुल 2200 के करीब पौधे प्रति हेक्टेयर होने चाहिए। अगर सघन बागवानी अगर कोई किसान लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो उसको ज़रूरत होगी पौधे की, अमरूद का पौधा किस किस्म का लगाना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमरूद की जो खासकर किस्में जो हमारी ट्रेडिशनल किस्में हैं, बहुत ही अच्छी किस्म है, स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है। उसमें इलाहाबाद सफ़ेदा है और आपका सरदार है, जिसको L49 के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 किस्में बहुत ही प्रचलित किस्में हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत अच्छी ये प्रोडक्शन दे रही है। तो ये 2 किस्मों को ही हमारे यहाँ पे लगाने के लिए उपयुक्त रहेगा, क्योंकि झारखंड में हमारी जो मिट्टी अम्लीय है उसमें अमरूद में यहाँ पे विल्टिंग की एक समस्या आती है। तो बस वही उसी से एक बचाव हमको अमरूद को करना होगा। इसके अलावा अमरूद में बहुत ज़्यादा कीड़ा और बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। तो जब भी आपको सघन बागवानी लगाना है तो इन 2 वैरायटी को आप लोग चुनिए। उसके अलावा पौधा लगाने का जो समय रहेगा आपका, बारिश के समय आपको पौधा लगाना है। तो पौधा लगाने से पहले अमरूद का गड्ढा आपको जो खोदना होगा, लगभग 2 फीट का गड्ढा आपको खोदना होगा। जितना भी दूरी पे आप लगाना चाहे, चाहे 2.5 बाई 2.5 मीटर पे, या आप जो मिडो ऑर्चर्डिंग जिसको बोलते हैं, अति उच्च घनत्व प्रणाली, उसमें 2 बाई 1 मीटर पे भी लगता है। तो इस क्रम में जो गड्ढा खोदना होगा, 2 फीट का गड्ढा आपको खोदना होगा। और गर्मी के मौसम में गड्ढा खोदिए ताकि गर्मी के किरणें उस गड्ढे में पड़े और उसमें जो भी कीड़ा और बीमारी है वो नष्ट हो जाए। 1 महीना उसको आप खुले रखने के बाद में आप जून के पहले सप्ताह में गड्ढा भरना शुरू कर दीजिए। गड्ढा में जो सामग्री डालना है उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको इसके अंदर जो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है या केंचुआ खाद है, उसमें उसको ट्राइकोडर्मा से ज़रूर उपचारित करें, क्योंकि यही आपका जो पौधा, जो अमरूद का पौधा जो विल्टिंग से मरता है, जो सूखा रोग आ जाता है अचानक से पेड़ में, उससे बचाव करेगा। तो ट्राइकोडर्मा उपचारित खाद या केंचुआ खाद का इस्तेमाल जरूर कीजिए। लगभग आप 10 से 15 किलो प्रति गड्ढा इसको डालना है। उसके पश्चात आप उसमें लगभग
250 से 300 ग्राम DAP का इस्तेमाल कीजिए और आधा किलो चूना, जो कृषि चूना आता है, उसका उपयोग जरूर उसमें कीजिए ताकि हमारी जो अम्लीय मिट्टी है वह उदासीन हो पाए। गर्मियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई पौधों के उचित विकास एवं फलन में सहायता करती है। बाग लगाने के प्रथम 2 से 3 वर्षों के दौरान खरपतवार नियंत्रण बेहद महत्वपूर्ण है। अधिकतम उत्पादन हेतु पौधरोपण के ठीक 3 से 4 माह के अंदर ही अमरूद के पौधों को कटाई छटाई की आवश्यकता पड़ती है। सघन बागवानी अमरूद की जब करते हैं तो इसमें सबसे खास ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें आपको कटाई छटाई का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप समय से कटाई छटाई नहीं करेंगे तो पौधा आपका बहुत ही ज़्यादा घना हो जाएगा और आने वाले समय में आपको अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगा। तो कटाई छटाई करने के लिए इसमें ध्यान रखिए। अमरूद में हम देखते हैं जैसे कि बारिश का फल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो जो पहला फूल आपका मार्च अप्रैल में आता है उसको हटा देना चाहिए ताकि हमारा जो ठंड में आने वाला फल है उसका उत्पादन बढ़ पाए। अगर बारिश वाला फल ज़्यादा आ जाता है तो आपका ठंडे वाला फसल कम आता है। तो जो बारिश वाला फल है उसका फूल जो आता है वो मार्च अप्रैल में आता है, तो उस फूल को हटा देने से आपका ठंडा वाला फसल ज़्यादा बढ़ता है। उसी के साथ में जब ठंडा वाला फसल ख़त्म हो जाता है आपका हार्वेस्ट करने के बाद में, उसमें तुरंत आपको प्रूनिंग करना चाहिए। जो भी नया शूट निकला था उसको लगभग आप ऊपर से 1/3 उसको काट दीजिए, जिससे कि उसमें नया वापस से नया शूट्स आएंगे और उसी नए शूट्स के अंदर फिर से नए पत्तियां आती हैं और उस पत्तियों में फिर से आपके नया फूल आना शुरू होगा। तो इस प्रकार से आप अमरूद की 2 से 3 बार आपको ज़रूर उसमें प्रूनिंग करना चाहिए ताकि जितना नया शूट्स आएगा उसमें नए फ्लावर्स आएंगे और नए फल लगेंगे। तो आप ध्यान रखिए, आप एक मार्च अप्रैल में आपको फूल को हटा देना है और जब फल ख़त्म होता है आपका ठंडा वाला लगभग नवंबर या दिसंबर में, तब एक प्रूनिंग करना है ताकि आपको निरंतर उसमें फूल आते रहें और आपको फल मिलते रहें। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा सघन अमरूद की खेती कैसे करनी है, तो आप भी सघन अमरूद की खेती करके लाभान्वित होइए और अपनी आमदनी को दोगुनी कीजिए। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो खेती किसानी के साथ साथ और अपनी आमदनी को दोगुनी करने के लिए बकरी पालन भी करते हैं और इन दिनों बकरी पालन बहुत तेज़ी से भी हो रहा है। किसान भाई बहन अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए बकरी पालन अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन बकरियों में बहुत तरह के रोग होते हैं, बीमारियां होती है, जिसके बारे में जानकारी होना आपको बेहद ज़रूरी है। तो आज हम आपको विशेषज्ञ से मिलाएंगे और लेंगे जानकारी कि बकरियों में होने वाली बीमारी और रोग से उनका बचाव कैसे किया जाए। आज हमारे साथ है रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बकरियों में कौन कौन सी बीमारियां होती है और उसका इलाज किस प्रकार से संभव है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बकरियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। बकरियों में मुख्यतः जीवाणु, विषाणु और परजीवी की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनसे किसान भाइयों और पशुपालकों को काफ़ी नुकसान होता है। इसमें सबसे ज़रूरी जो बात होती है उसमें बीमारी से बचाव के लिए उनका घर की व्यवस्था, घर अगर अच्छी तरह से बनाएंगे और उनका जो बकरियां जो अधिकतर जो रहती हैं वो अपने छाती के बल पर ही घर में रहती हैं, तो उससे ज़्यादा ठंड अधिक जाता है और उससे निमोनिया होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन अगर जीवाणु और विषाणु से बात करें तो वायरल डिजीज़ जो है, PPR की बीमारी जो होती है वो बहुत ही ख़तरनाक है और इससे 100% बकरियों में हो जाती है और 90% बकरियां मर जाती हैं। तो ये PPR की बीमारी जो है वायरस से होने वाली है बीमारी है और ये वायरल बीमारी जो होती है इसका कोई इलाज नहीं होता है और इसका बचाव कर सकते हैं। तो हम लोग इस बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे पहले कि ये बीमारी में लक्षण होते हैं निमोनिया के लक्षण, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, पेट से सांस लेता है और नाक से पानी आता है। कुछ 1-2 दिनों के बाद में वो पतला पैखाना भी करना शुरू कर देता है, उसके बाद मृत्यु दर बढ़ जाती है। इस बकरियों के संपर्क में जितनी भी बकरियां आएंगी तो वो उससे बीमार पड़ना शुरू हो जाती हैं और वो मरने लगती हैं। तो इसका मैंने जैसे पहले बताया कि कोई उपचार नहीं है वायरल डिजीज़ होने के कारण, तो इसका हम लोग बचाव के लिए इसका टीकाकरण करते हैं। टीकाकरण में हम लोग
ये इसका टीका आता है। और टीका जो हम लोग प्रजनन करने के लिए जो बकरियां रखे हैं, बकरियां और बकरा रखते हैं, उसको हर साल मार्च अप्रैल में हम लोग उसका टीकाकरण करते हैं, पीपीआर के टीका लगवाते हैं। और जब बच्चे जो 4 महीने के हो जाते हैं उनको भी इनका टीकाकरण किया जाता है। जब बकरियों का दूध जो होता है उससे जितने भी बच्चे जैसे जन्म लेते हैं तो बकरियों को बच्चों को, मेमनों को उनका दूध ज़रूर पिलाना चाहिए, जिससे कि वो उस दूध में बकरी से जितने भी रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो दूध से वो बच्चों में आ जाती है और उससे रोग से लड़ने की क्षमता आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि बकरियों को बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण की आवश्यकता है, तो टीकाकरण करने के लिए उचित समय कौन सा होगा और किस समय, मतलब उन टीकाकरण के बाद क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है? टीकाकरण करने का उचित समय जो है बरसात शुरू होने से पहले। अभी जैसे तापमान बढ़ रहा है, नमी आ रही है, तो इस समय सभी जीवाणु और विषाणु बहुत तेज़ी से फैलते हैं और इससे बहुत तेज़ी से बीमारियां अभी बहुत तेज़ी से फैलेंगी। तो अभी का समय जो होता है, मार्च अप्रैल का समय जो होता है, उसमें टीकाकरण, सभी प्रकार के टीकाकरण कर लेने की आवश्यकता होती है। खासकर जब हम लोग आज बकरियों के बारे में बात कर रहे हैं तो पीपीआर का टीका भी यही मार्च अप्रैल में हम लोग को करने की आवश्यकता होती है। और जब बच्चे 4 महीने के हो जाएं, जब बच्चा का उत्पादन साल में 2 बार होगा, बकरियों में 2 बार बच्चा देती है, तो उसमें हम लोग उस समय उसका हम लोग टीकाकरण 4 महीने के हो जाने पर करते हैं। लेकिन अगर माँ को अगर टीका लगा हुआ होता है तो उसके पहला दूध में सभी तत्व रहते हैं जिससे बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता आती है। तो पहला दूध जन्म लेने के 2 घंटे के अंदर में अगर पिला देंगे तो पीपीआर का टीका अगर पहले से माँ में किया हुआ रहेगा तो उससे रोग से लड़ने की क्षमता बच्चों में भी आ जाएगी। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कई बार देखा गया है कि बकरियों में जैसे पानी वगैरह पीती है तो उससे भी कुछ बीमारियाँ होती है, तो क्या दूषित पानी से भी कुछ नुकसान होता है? दूषित पानी से नुकसान है, बैक्टीरियल डिजीज जो छेड़ने की, पतले पैखाना करने की जो बीमारी होती है वो होती है। तो वो पानी तो हमें शुद्ध पानी देना चाहिए और जिससे कि वो बीमारी नहीं हो। इसके अलावा जो होती है कि बाह्य कृमि भी होते हैं, उनके जो बाल अधिक होता है तो मैलाथियन का एक घोल बनाकर उसके टब में एक घोल बना कर, नाद में घोल बना कर उसमें सभी बकरियों को डुबा कर अच्छी तरह से भिंगा कर निकाल देने से बाह्य कृमि जितना होते हैं वो निकल जाते हैं, जिससे कि खून चूसने की और दूसरी बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो बाह्य कृमि अगर हम हटा देंगे डिपिंग से, डिपिंग प्रोसेस कहलाता है, और उस घोल को फिर हम बकरियों के रखने वाली जगह पे हम लोग उसका छिड़काव कर देंगे तो वहाँ से बाह्य कृमि हम लोग के किसान भाई ख़त्म कर सकते हैं। एक अंतः कृमि होता है जिसका हर बकरियां चरने जाती हैं तो उससे घास से जो कृमि है वो पेट में आ जाते हैं। तो अंतः कृमि के लिए भी दवाइयाँ हर 3 महीने में देने से हम लोग उसके बीमारी को रोक सकते हैं। तो अगर इस प्रकार तीनों चीज़ कर लें तो पशुपालक 90% बीमारियाँ, बकरियों में होने वाली बीमारियों से रोकथाम कर सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जो बकरियां होती हैं उनकी आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आवास भी अगर अच्छा होगा तो निश्चित रूप से बकरियां जो है बीमारी से बचेंगी, तो उसकी आवास व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं। आवास व्यवस्था तो इसके जैसे मैंने पहले ही बताया कि आवास व्यवस्था से ही बीमारी को रोक सकते हैं। तो वो आवास ये जो है हम लोग एक मचान की आवश्यकता होती है बकरियों में। मैं पहले बताया था कि छाती के बल पे ज़मीन पे लेटती हैं, मल मूत्र से उनका संपर्क आता है और वही बीमारी का कारण होता है। यानी साफ सफाई की भी आवश्यकता है। साफ सफाई की आवश्यकता है और एक थोड़ा सा मचान, ऊंचा मचान बनाकर 1 फीट का ऊंचा मचान बनाकर रखने में उससे वहाँ पे बीमारी नहीं होगी। हवादार भवन होना, उसका मकान होना चाहिए और कोई ज़रूरी नहीं है कि छत हो, लेकिन कंक्रीट का और हवादार मकान होने चाहिए। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए
या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।